यस हेलो माय डियर, आप सभी का महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस बीएससी बीएड फोर्थ ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक फिजिक्स की पार्ट नंबर 6 लेकर आए हैं। बीएड फोर्थ ईयर में चलती है आपके, और बीएससी के अंदर थर्ड ईयर के अंदर जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाली बुक है उसके अंदर का आपका पोर्शन है, ठीक है। और उसकी पहले वाली जो पार्ट 5 था उसके अंदर अपन ने देखा कि स्टर्न गर्लक प्रयोग क्या होता है, कि स्टर्न गर्लक प्रयोग का उपयोग कहाँ करते हैं अपन, किसी परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो अपन कैपिटल एम से लिखते हैं, परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अपन किसे लिखते हैं, कैपिटल एम से, और एम बराबर क्या होता है आई डॉट ए, उसमें धारा और बहने वाली क्षेत्रफल, ठीक है। ये होता है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये अपन ने निकाला था और इसमें अपने पास एक वैल्यू आ गई थी, सिद्धांत पढ़ा था अपन ने, थ्योरी पूरी कर ली थी, मैंने आपको उस क्लास में करा दी थी। सिद्धांत पढ़ा अपने पास, ये वाली वैल्यू आ गई थी जहाँ पर ये आपका बोर मैग्नेट्रॉन था। बोर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और फिर उसके बाद इस कंडीशन में लगने वाला बल आपका एफ जेड बराबर एम जेड डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, ये अपने पास चीज़ हो चुकी थी। आज अपन पढ़ेंगे इस प्रयोग की थ्योरी, मतलब इसका किस प्रकार प्रोसेस होता है ना, कार्यविधि जो अपन मेथड बोलते हैं ना। तो आइए, यहाँ तक अपन ने देख लिया। ध्यान रखना फोर्थ ईयर की क्लास है और इधर बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है। तो स्टर्न गर्लक प्रयोग की अपन कार्यविधि करेंगे आज। इसका मेथड कैसे चलता हो अपने को देखना है। तो आइए, स्टर्न गर्लक प्रयोग आज अपन पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि, मेथड। ठीक है, मेथड पढ़ते हैं अपन। मेथड का मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक तो डायग्राम बना लेता हूँ ना। डायग्राम बनेगा आपका, एक बार अपन है ना डायग्राम बना लेते, फिर क्या डायग्राम तो सोल्व करने में ईजी रहेगा, है ना। यहाँ से आपकी ये वैल्यू गई और ये जाने के बाद ये आपकी वैल्यू ऐसे दो रूप में डिवाइड हो जाएगी। एक रूप आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और पहले अपन क्या करते हैं, ए समान यहाँ पर ऊपर चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। ये हो गया एक तो, और एक आपके ऊपर हो गया यहाँ पर आपका ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद फिर और ये पर्टिकुलर ए समान चुंबकीय क्षेत्र अपन कैसे भी बना सकते हैं इस चुंबक को, है ना, आप चाहो तो। ये आपकी एक चुंबक पड़ी हुई है जिसका एक सिरा आपका एन हो गया और एक सिरा आपका क्या हो गया, एस हो गया। ए समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। ये आपकी हो गई चुंबक, ठीक। फिर इसके बाद अपन देखेंगे ये वाला मान आपको प्राप्त होगा ऐसे प्लेट पर। और ये ऐसे है ना। एक बार मैं ना डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा किसी चीज़ को समझने में। ये और ठीक है, संकीर्ण आकृति हो जाएगी यहाँ पर, और इस पर क्या होगा, पर्टिकुलर यहाँ पर जम जाएगा ऐसा है ना। संकीर्ण आकृति बनानी अपने को। एक मिनट रुकिएगा आप, थोड़ा इसका डायग्राम क्या है डिफ़िकल्ट है, तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं। और ठीक है, ये हो गया। ये पूरा आपकी एक प्लेट के अंदर है। ये पूरा एक प्लेट के अंदर है, और यहाँ से जो ये जाएगा ना, ये इस प्रकार जाएगा। ऐसे इस प्लेट पर जमा कराना है इसको, है ना। और ये पुंज भी ऐसे जाएगा आपका ऐसे प्लेट के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे प्लेट के ऊपर जाएगा और यहाँ पर इसकी एक परत बन जाएगी ऐसे। ये सब कैसे होगा मैं भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखें। थ्योरी लिखाएंगे ना जब उसके अंदर अपन देखेंगे।
इस परत को अपने को क्या करना है, ऐसे बड़ी बनाना, ठीक है। इस परत को अपने क्या करना है, ज़्यादा डार्क करना है और आपकी पर्टिकुलर ये डायरेक्शन हो जाएगी वाई डायरेक्शन और ये ऊपर हो गई आपकी जेड डायरेक्शन। 2 एक्सिस लेते हैं अपन, एक्स और वाई और जेड, तो इसमें यहाँ पर अपने पास 2 एक्सिस हो गई, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और ये आपकी चुंबक होगी, ये प्लेट है जिसके ऊपर ये आपतित होगी, और यहाँ पर अपने अलग अलग छिद्र लगा देते हैं। एफ फिलामेंट है और इस फिलामेंट से अपने पास अलग अलग छिद्र हैं। इनको बिल्कुल सीध में रखना है ना फिलामेंट को, ऐसे ये अपने पास बिल्कुल सीध में रहेंगे ऐसे, ठीक है। S1 S2 एफ फिलामेंट हो गया, ये S1 S2 और ये अपने पास ये पूरा प्रोसेस है, और चुंबक से निकल बाद यहाँ पर अपने को एक प्लेट पर मिलेगा। तो अपन देखेंगे चांदी के धातु को सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चांदी के धातु को भट्टी एफ में गर्म करते हैं। ये आपकी भट्टी है, ध्यान रखना, ये आपकी क्या है, भट्टी है। चांदी के धातु को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले भट्टी एफ में गर्म करेंगे, फिर उसको वाष्प के रूप में अपन क्या करेंगे, ये रेखा छिद्र S1 और S2, रेखा छिद्र S1 और S2 में से गुजारेंगे। S1 और S2 में से गुजरने के बाद फिर अपने पास मान क्या आएगा, ये चांदी का एक समांतर पुंज प्राप्त हो गया अपने को, बिल्कुल छोटा सकड़ा सा एक चांदी का समांतर पुंज प्राप्त होता है, जिसको अपन असमान चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, लास्ट में अपने पास ये मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लेट ऐसे इस प्रकार जमा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को मेरे को क्या करना है, थ्योरी लिखनी है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में डायग्राम समझा रहा हूँ। थ्योरी लिखने के लिए अपने पास स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप एक बार ये देख लीजिए आप डायग्राम कि अपन ये यहाँ पर भट्टी है, यहाँ पर अपन चांदी के परमाणु को गर्म करेंगे, फिर एक पुंज निकलेगा उस परमाणु का वाष्प के रूप में, फिर वो S1 और S2 2 छिद्रों में से निकलता हुआ बिल्कुल एक संकीर्ण सकड़ा सा पुंज बन जाएगा, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ेगा और 2 असमान चुंबकीय ध्रुव से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ से निकलता हुआ फिर सीधा ऐसे अपने को आगे 2 इस प्रकार विभक्त हो गए, अपने को यहाँ पर इस प्लेट पर जमा हो जाएगा। इस प्लेट पर कैसे जमा हो रहा है अपने को देखना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, वो मैं रहने दे रहा हूँ, डायग्राम पूरा एक साथ है। तो पहले अपन थ्योरी लिखते हैं कुछ, तो आइए मेथड के अंदर अपन लिखेंगे, इसको रहने देना है ना, अपने प्लेट पर कैसे जमा होगा अपने को देखना है ना। मेथड जो आपका चल रहा है, इसके अंदर अपन लिखेंगे कि स्टर्न गर्ले के प्रयोग में स्टर्न गर्ले के प्रयोग में स्टर्न गर्ले के प्रयोग में चांदी के वाष्प का उपयोग किया जाता है। चांदी के वाष्प का उपयोग किया गया था। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, देखो डायग्राम बनाया और डायग्राम से अपने को थ्योरी लिखनी है कि स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या किया, एक चांदी का वाष्प है उसका अपन ने प्रयोग किया, ठीक है। फिर आगे देखिए अपन चांदी को धातु की भट्टी एफ में गर्म कर, अभी थी अपने पास धातु की भट्टी, चांदी को धातु की भट्टी एफ में गर्म कर, अभी थी ना यहाँ पर वो भट्टी बनी हुई थी डायग्राम। तो अपन क्या करें, इसको भट्टी एफ में गर्म करके आगे क्या देख रहे हैं अपन, उच्च दाब पर वाष्प रूप में प्राप्त करते हैं। उच्च दाब पर वाष्प रूप में प्राप्त करते हैं। अपन ने क्या किया, चांदी को गर्म किया धातु की भट्टी एफ में, फिर इसको अपन ने वाष्प रूप में ले लिया। फिर ये वाष्प आपकी आगे से आगे बढ़ेगी, वो जो समांतर पुंज था ना उसके रूप में बढ़ेगी। फिर अपन आगे लिखेंगे इसी में, चांदी के इस वाष्प को, चांदी के इस वाष्प को कई रेखा छिद्रों S1 S2, अपने पास वो आगे की तरफ है ना रेखा छिद्र बने होते हैं S1 और S2 पैरेलल रूप में, कई रेखा छिद्रों S1 S2 S3 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अपन ने डायग्राम में 2 बनाए थे,
कई रेखा छिद्रों से गुजार कर कई रेखा छिद्रों S1, S2, S3 डैश डैश से गुजार कर चांदी के परमाणु का एक संकीर्ण समांतर पुंज प्राप्त किया जाता है। यहाँ तक ठीक है। अपन के क्या, चांदी के परमाणु को बहुत सारे रेखा छिद्रों से गुजारा, स्लिट S1, S2, S3, यहाँ पर डायग्राम बना थी। फिर अपने पास एक बिल्कुल छोटा सा समांतर पुंज, उस डायग्राम के अंदर ये लाइन बनी थी, देखो ये लाइन ऐसे आ रही, ये अपने पास समांतर पुंज प्राप्त हो गया। अब अपने को आगे क्या करना है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आप आगे आइए, मैं इसको मिटा रहा हूँ वापस, इसी के आगे अपन वापस थ्योरी लिखेंगे। ये डायग्राम है ना, बाद में इसको समझने के लिए चाहिए, इसलिए मैंने इसको रख रखा, मिटाया नहीं अभी तक। बाकी है उसी के साथ, ध्यान रखना, अलग से नहीं। यस, इस संकीर्ण समांतर परमाणु पुंज को, इस संकीर्ण समांतर परमाणु पुंज को विशेष आकृति से निर्मित, एक विशेष आकृति से निर्मित दो चुंबकीय ध्रुव एक विशेष आकृति से निर्मित दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य से गुजारा जाता है। ठीक है, आइए देखिए अपन ने क्या किया कि जो संकीर्ण समांतर पुंज प्राप्त हुआ उसको अपने एक विशेष आकृति से निर्मित दो चुंबकीय ध्रुव, डायग्राम के अंदर बनी थी अपने पास दोनों चुंबकीय ध्रुव, उस चुंबकीय ध्रुव के मध्य से गुजारा जाता है। ठीक है, अपने पास ऐसे चुंबकीय ध्रुव बना हुआ था दोनों पूरा, और यहाँ से अपना ये परमाणु पुंज संकीर्ण पुंज वो निकल रहा है, और ये निकलने के बाद आगे इस प्लेट पर जा रहा है। फिर वापस आ गया, ये आगे क्या लिखेंगे वापस अपन थ्योरी में, पूरा थ्योरी के अनुसार है, थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया गया स्टर्न करलेग ने, जो परमाणु का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला इन्होंने पूरा, तो आपका थ्योरेटिकल बेस है। फिर इन्होंने क्या, इन ध्रुवों के मध्य एक दिशा, इन ध्रुवों के मध्य एक दिशा, वो माना जेड डायरेक्शन ले ली इन्होंने, माना जेड दिशा। कौन सी डायरेक्शन ले ली यहाँ पर, जेड दिशा। तो इन ध्रुवों के मध्य एक दिशा में असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है, मध्य एक दिशा में असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है इनके मध्य में। हवा कुछ ज़्यादा ही चल रही है इसलिए थोड़ा हो सकता है ऐसे। इस पुंज के गुजरने के बाद, इस पुंज के गुजरने के बाद, इस पुंज के गुजरने के बाद, गुजरने के बाद जैसे ये पुंज वहाँ से गुजर गया, और वहाँ से गुजरने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक ठंडी प्लेट पर आपतित कराया जाता है। गुजरने के बाद एक ठंडी प्लेट पर आपतित कराया जाता है। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा आप कि यहाँ तक क्या हो गया आपका कि चुंबकीय ध्रुव के मध्य से गुजारा जाता है,
और इन ध्रुवों के मध्य एक दिशा, वो कौन सी ले ली अपन ने, माना जेड दिशा, ये पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन ले ली। उस जेड दिशा में क्या है, ए समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब चीज़ ध्यान रखना, जेड दिशा क्यों ली, ये डायरेक्शन जेड क्यों ली, अपने को पता है ऊपर भी चुंबक है नीचे भी चुंबक है, एन और एस, तो इसका मतलब ऊपर जेड है तो आपको पता नीचे भी जेड होगी भाई। ऊपर जेड एक्सिस है तो अपने नीचे भी क्या हो जाएगी, जेड एक्सिस। ये आपको बताना नहीं है ना, डायग्राम में नहीं शो करना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मतलब ऊपर और नीचे दोनों कौन सा है, ए समान चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे ही आपका वो किरणपुंज उस ए समान चुंबकीय क्षेत्र से निकलेगा तो वहाँ से सीधी इस ठंडी प्लेट पर आ रहा है। ये प्लेट बिल्कुल ठंडी, देखो इस पुंज को गुजरने के बाद एक ठंडी प्लेट पर आपतित कराया जाता है। मतलब ये सीधा आपका पुंज कहाँ पर हो रहा है, इस प्लेट पर आपतित हो रहा है। और यहाँ जो भी रिजल्ट हो रहा है वो उसके बारे में अपने को लिखना है, क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आइए आगे लिखते हैं। इसी में थ्योरी है, बस लिखनी तो पड़ेगी क्योंकि मेन लाइन है, उनको अपन छोड़ नहीं सकते। प्लेट पर जमा हुए परमाणु, प्लेट पर जमा हुए परमाणु जो परमाणु प्लेट पर जमा हो रहे हैं, तो प्लेट पर जमा हुए परमाणु प्लेट पर मोटी रेखा के रूप में प्रेक्षित होते हैं। प्लेट पर मोटी रेखा के रूप में प्रेक्षित होते हैं। ये देखिए आप डायग्राम, ये सारा परमाणु आया और प्लेट पर जमा होते रह गया। प्लेट पर ऐसे इस प्रकार मोटी रेखा बन गई। देखो ये रेखा आपकी बड़ी बनती गई ऐसे, और इधर ये भी आपकी रेखा क्या होती गई, बड़ी बनती गई। तो एक मोटी रेखा के रूप में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। वापस समझ लीजिए थोड़ा सा डायग्राम। अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक भट्टी आपकी एफ है, यहाँ पर ने चांदी के परमाणु को गर्म किया और गर्म करने के बाद एक पुंज निकला ऐसे किरण के रूप में, जो आपकी S1 S2 रेखा छिद्र है। S1 S2 S3 रेखा छिद्र से निकलता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और यहाँ पर दो ए समान चुंबकीय क्षेत्र से निकला। पूरा एक संकीर्ण पुंज प्राप्त हो जाता है। ये समान चुंबकीय क्षेत्र से निकलता हुआ यहाँ पर अपन इसको प्लेट पर इस प्रकार आपतित करा देते हैं। एक मोटी परत के रूप में दोनों तरफ क्या हो जाता है, जम जाता है। और अपन ने जेड यहाँ पर ए समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। जेड अपना ए समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया। चलो आगे ये वापस, इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मोटी रेखा के रूप में हो गया। अब आगे लिखिए आप, परमाणु के पथ को वायु से प्रभावित करने के लिए, मतलब वायु नहीं होनी चाहिए बीच में, तो उस पूरे उपकरण को अपन किस प्रकार सेट करते हैं, परमाणु के पथ को वायु से प्रभावित रखने के लिए, परमाणु के पथ को वायु से प्रभावित रखने के लिए संपूर्ण उपकरण को निर्वातित कक्ष में रखा जाता है, जहाँ पूरा निर्वात है ना। संपूर्ण उपकरण को निर्वातित कक्ष में रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब जो आपका ये जा रहा पूरा संपूर्ण, जो आपका परमाणु पुंज जा रहा आगे से आगे, उसको वायु नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पूरे उपकरण को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ निर्वात हो, जहाँ हवा का कोई माध्यम नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब अपन इसका आगे थ्योरेटिकल रूप देखेंगे। थ्योरी होगी आपकी, अब अपन इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप आगे क्या हो जाएगा, आज अपन यही टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है। तो अपने क्या है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो लाइन टू लाइन अपन इसको हर एक लाइन को आज कंप्लीट करेंगे। तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता, चूँकि जो मैं लिखा रहा हूँ वही लिखना है। बुक्स में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ, तो मैं बिल्कुल इसमें शॉर्ट छांट के आपको लिखा रहा हूँ कौन सी लाइन अपने को लिखनी है। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता, जेड दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र को अपन किससे लिखते हैं, बी से। पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन लेकर चल रहे हैं अपन, जेड दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता जेड दिशा में
ऐसे लिख सकते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता जेड दिशा में क्या होगी, डी बी जेड अपॉन डी जेड होगी, ये अपने को पता है, डी बी जेड अपॉन डी जेड होगी। इस कारण परमाणवीय चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल, इस कारण परमाणवीय चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल, हाँ जी, बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको पता है, पहले पेपर निकाल रखा है, एफ जेड बराबर एम जेड डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। ये अपने पास जो अपन ने सिद्धांत के अंदर निकाल दिया है, ये फॉर्मूला आया था अपने पास, है ना, कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता अपन कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं, जेड दिशा में, जेड दिशा में है, डेल बी जेड अपॉन डेल जेड होगी, क्योंकि अपन ने देखा कि ए समान चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में है, जेड दिशा में है। तो इस कंडीशन में परमाणवीय चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर एम जेड डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। क्लियर। फिर वापस आप आगे चलिए, यदि ए समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई, यदि ए समान, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र ए समान है, यहाँ पर ए समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई L तथा परमाणु का वेग v हो, तथा परमाणु का वेग v हो, तो परमाणुओं का त्वरण F बराबर एफ एम ए जी, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एम जेड अपॉन एम ए जी डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। ये इक्वेशन देखिए आप, किसी को समझ नहीं है तो वापस देखना आप, कि अपन पहले लेके चल रहे हैं कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, एफ जेड बराबर एम जेड। एम जेड यहाँ पर क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान रखना एम अपने पहले लिखा है कैपिटल एम, यहाँ पर 2 एम आ रहे, ये एम है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम एंड दिस इज एम इज इक्वल टू मास ऑफ एग्री, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर अपने पास 2 एम है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आपका क्या हो गया, एफ जेड बराबर एम जेड डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। फिर अपन ने एक चीज़ वापस देखी कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र ये जो चुंबकीय क्षेत्र, इसकी लेंथ अपन ने क्या ले ली, एल, इस ए समान चुंबकीय क्षेत्र की लेंथ अपन ने क्या ले ली, एल, और इसके अंदर जो परमाणु एक दूसरे की तरफ गतिशील है, कौन से वेग से गतिशील है, वी वेग से गतिशील है। तो इस कंडीशन में देखो, यदि ए समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई एल हो तथा उन परमाणु का वेग क्या हो, वी हो, तो अपने को निकालना है परमाणु का त्वरण, एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एफ बराबर क्या होता है, बल का एम ए। अगर आपको त्वरण निकालना तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। यही चीज़ अपन ने यहाँ पर देखी, आप देखिएगा, यही चीज़ अपन ने देखी, त्वरण निकाला, एफ ए बराबर एफ अपॉन एम। यहाँ पर परमाणु कौन है, चांदी के परमाणु, तो इसका मतलब चांदी को अपन ए जी के रूप में लिख सकते हैं, तो एम ए जी इसका मास हो गया, ठीक है। ये एफ लगने वाला बल, इस एफ की वैल्यू अपन ने रखी एम जेड अपॉन एम ए जी डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, यहाँ तक अपनी ये वैल्यू आ गई। चलो आगे चलिए वापस, है ना, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है ऐसे, है ना, अपने पास क्या बोर्ड छोटा हो जाने की वजह से कंटिन्यू एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बार बार अपने को मिटाना पड़ता है। आगे देखिए, सब कुछ ये मेथड में चल रहा है, ध्यान रखना, मेथड इसका लंबा है, ये डायग्राम नहीं मिटा रहा हूँ, वो उसी के अंदर है ना, साथ में अटैच है। आगे क्या हो जाएगा अपना मान, तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील परमाणु को लगा समय चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील परमाणु को लगा समय t बराबर क्या हो जाएगा अपना L अपॉन वी, ठीक है, लगा समय कितना हो जाएगा, t बराबर L अपॉन वी। चूंकि परमाणु पुंज जेड अक्ष दिशा से, परमाणु पुंज कौन सी दिशा है यहाँ पर, जेड अक्ष दिशा से
चुंबक से बाहर आता है, जेड एक्स दिशा से चुंबक से बाहर आता है, मतलब पर्टिकुलर यहाँ पर जो डायरेक्शन मानी गई ना ये जेड डायरेक्शन है, वही जेड दिशा से अपना चुंबक क्या निकल रहा है, परमाणु चुंबक से बाहर आता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाँ जेड बराबर 1/2 AT स्क्वायर, जेड बराबर कितना हो गया अपने पास 1/2 AT स्क्वायर, या यूँ कहे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी ये, उसको डायरेक्शन नोट करने में लगा समय mz L स्क्वायर अपॉन 2 MAG V स्क्वायर डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, ये चीज़ आप देखना, ठीक है। ये अपने पास कोई वैल्यू आ जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील परमाणु को लगा समय, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, दूरी कितनी L और किस वेग से गतिशील है, v वेग से। तो अब अपन देखेंगे कि परमाणु पुंज जेड एक्स दिशा से चुंबक से बाहर आता है, तो इस कंडीशन में उस जेड एक्स डायरेक्शन में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, आपको पता है न्यूटन का दूसरा नेम क्या कहता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ इस वेग का कोई लेना देना नहीं है, ये आपका जीरो हो गया। तो फाइनली अपने पास समीकरण क्या बन गई, S बराबर 1/2 AT स्क्वायर, S बराबर क्या बन गई 1/2 AT स्क्वायर, एच की जगह अपन क्या है जेड है, तो जेड बराबर अपन लिख सकते हैं 1/2 AT स्क्वायर, ए का मान जो भी रहा अपन ये लिख दिया, और टी मतलब टी का ये हो गया L स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, और ए का मान था mz अपॉन MAG डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। तो अपने पास पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू इस प्रकार आ जाती है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। अब अपन क्या करते हैं, इस वैल्यू को कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा अपन देखते हैं। इसी के अंदर है ना, थ्योरी के अंदर ही अपन निष्कर्ष निकल रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं इसके, निष्कर्ष एक छोटा सा डायग्राम और बनेगा आपका, और ये आपका समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये समान चुंबकीय क्षेत्र था, और फिर यहाँ से पर्टिकुलर और ये हो गई आपकी लंबाई इसकी L, और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल D, और यहाँ से यहाँ तक Z बराबर D/2, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर इसको अपन ने बता दिया, ठीक है। देखो उसी डायग्राम को अपन ने वापस देखा रेखांकित व्यवस्था के रूप में, रेखांकित व्यवस्था। आइए उसी डायग्राम को अपन ने वापस देखा रेखांकित व्यवस्था को, मतलब शॉर्ट रूप में देखा, क्योंकि अपने को यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं। शॉर्ट रूप में देखा तो अपन ने देखा कि यहाँ से आपका वो प्रकाश पुंज निकल रहा है, फिर ये निकलने के बाद इस ए समान चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबक बनी हुई थी ना, जिसकी साइज की थी L डेल बी जेड अपॉन डेल जेड, उसकी प्रवणता है यहाँ से निकलने के बाद D दूरी पर स्थित, यहाँ से कैपिटल D दूरी पर स्थित एक प्लेट पर आकर गिरता है, इस प्रकार दो टुकड़ों में इस प्रकार जमा हो रहा है। देखो ये ऐसे, यहाँ से आप देखिए तो ये ऐसे हो रही, और यहाँ पर ये क्या हो रही, ये ऐसे हो रही, तो इस प्रकार अपने को दो टुकड़ों के रूप में जमा हो जाता है। तो यहाँ से अपन क्या निष्कर्ष निकलेंगे, आइए देखिएगा आप, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये डायग्राम उसी के साथ है, ध्यान रखना है ना। तो अपन लिखेंगे कि चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी क्या कहती है अपनी, चिरसम्मत फिजिक्स के अनुसार भट्टी से निकलने वाली चांदी, भट्टी से निकलने वाली चांदी, भट्टी से निकलने वाली चांदी
चिरसमत फिजिक्स के अनुसार बत्ती से निकलने वाली चांदी, भट्टी से निकले चांदी वाष्प प्लेट पर, चांदी का वाष्प, भट्टी से निकलने वाली चांदी का वाष्प प्लेट पर परमाणु पुंज के रूप में प्राप्त होता है। प्लेट पर परमाणु पुंज के रूप में आपतित होता है। प्लेट पर परमाणु पुंज के रूप में आपतित होता है। परमाणु पुंज के रूप में आपतित होता है। और आगे अपन देखेंगे, इस कारण ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परमाणु का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का, इस कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परमाणु का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का जेड घटक mz का मान जेड घटक वापस आ रही है mz का मान, कक्षीय आघूर्ण जेड घटक mz का मान प्लस m क्या है यहाँ पर, जब m zx के समांतर, जब m zx के समांतर, जब m क्या है आपकी zx के समांतर, m zx के समांतर, और एक बार क्या हो जाएगा आपकी प्लस m से माइनस m, जब m zx के प्रति समांतर। पहला मैं थ्योरी लिख देता हूँ, क्योंकि थ्योरी इसकी क्या थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो मैं लेंगे ये डायग्राम बना लेना आप, है ना। इस रेखांकित से अपन इसके निकालेंगे, शॉर्ट में बनाए उस डायग्राम को। एक बार तो जेड एक्स के समांतर, एक बार इसके प्रति समांतर रूप से होनी चाहिए, प्रति समांतर रूप से होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस m जेड और माइनस m, ये इसके मध्य आ गया अपना मान। ध्यान रखना कि भट्टी से निकलने वाला, क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार भट्टी से निकलने वाली चांदी का वाष्प प्लेट पर परमाणु पुंज के रूप में प्राप्त होता है। जो अपने को ऐसे प्राप्त हो रहा है ना, इस पुंज के रूप में मोटी रहेगा। तो इस कारण अपन ये अनुमान लगा सकते हैं, इस कारण अपने ये अनुमान लगाया जा सकता है कि परमाणु का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, परमाणु का जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण जिसको अपन किसे लिखते हैं कैपिटल M से, उसका जेड घटक mz, पर्टिकुलर अपन जेड डायरेक्शन ले रहे हैं, तो उस जेड का मान किस किस के मध्य हो सकता है, प्लस m, जब m क्या हो जेड के समांतर ऊपर की ओर, और माइनस m, जब m क्या हो जेड के प्रति समांतर, एंटी पैरेलल हो गया, उसके रूप में होनी चाहिए। तो अपन बता सकते हैं कि mz आपका इसके मध्य और इसके अंदर होगा। mz भाई इससे ज़्यादा इसके बराबर या इसके बराबर, ये इससे ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार अपने पास एक इक्वेशन बनेगी कि परमाणु का कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण mz प्लस m और माइनस m के मध्य हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि एक लाइन और लिखनी है लास्ट आपको, कि इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि इससे क्या स्पष्ट है, प्लेट पर परमाणुओं के, इससे स्पष्ट है कि प्लेट पर परमाणु के एकत्रित, इसको थोड़े मिटा देता हूँ ना, इससे स्पष्ट है कि प्लेट पर परमाणुओं के
प्लेट पर परमाणुओं के एकत्रित होने के निशान इससे स्पष्ट है कि प्लेट पर परमाणुओं के एकत्रित होने के निशान की आकृति आपतित दिशा के ऊपर व नीचे दोनों तरफ प्लेट पर जमा होने की जो साइज है आपतित दिशा के ऊपर व नीचे दोनों तरफ समान रूप से होनी चाहिए। समान रूप से होनी चाहिए, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। बस ये चित्र में दर्शाया गया। ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। ये कौन कहती है? क्लासिकल फिजिक्स कहती है। अब अपन इसका डिस्कस पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में, तब आप देखना किस प्रकार इसकी वैल्यू चेंज होती है, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो आइए, क्लासिकल फिजिक्स ने क्या कहा कि इन चांदी परमाणु के एकत्रित होने के निशान की आकृति आपतित दिशा ऐसे इसके ऊपर व नीचे दोनों तरफ होनी चाहिए। ऊपर नीचे क्यों ली? ये प्लेट देखना आप, इसमें था आपका डायग्राम। ये अपनी आपतित दिशा आ रही थी अपनी, ठीक है, और ये अपन ने जेड दिशा मानी प्लस जेड, और इसके जस्ट नीचे कौन से हो जाएगी? माइनस जेड। ठीक है, और फिर अपने पास ऐसे इस प्रकार पुंज बना होता है, ऐसे देखा था अपन ने, देखना ऐसे पुंज बनाया था, ऐसे पूरे ऐसे समान रूप से इतने परमाणु इधर लगेंगे, उतने परमाणु का लगेंगे इधर लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर वही डायरेक्शन, वही के जस्ट अपोजिट जेड हो गया। एक्स नहीं ली, एक्स सीधे अपन ने वही ले ली, तो जेड प्लस और माइनस जेड। तो एम जेड परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम जेड का घटक एम और माइनस एम के मध्य इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, ये आपका स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट का जो उसने बताया वो पूरा कंप्लीट है। अब अपन इसके रिजल्ट देखेंगे, वो रिजल्ट अपन क्या करेंगे आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आज अपन ने क्या पढ़ा? स्टर्न गर्लक प्रयोग की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली। किस प्रकार पूरा डायग्राम बनाया, डायग्राम से अपन ने थ्योरी पढ़ी। पूरा थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन मैंने लाइन टू लाइन लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। आपको क्या करना है, इसको लिखना है एक बार थोड़ी, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी। तो आप क्या करना है, इसको लिखोगे, जो मैंने लाइन लिखाई आप रुक के उस टॉपिक को लिखो, और एक या दो बार इसको आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है, जो जो चाहिए वो मैंने सारा मैटर उसके अंदर लिख दिया है। तो आप एक दो बार इसको लिखना और अच्छे से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की अगर आपको क्वेश्चन लिखाया जाए तो वो एक ही क्वेश्चन बनता है जो आपको लिखना है। आज का जो अपना क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टर्न गर्लक प्रयोग के विस्तार से समझाइए। स्टर्न गर्लक प्रयोग को विस्तार से समझाइए। बस एक ही क्वेश्चन आपका, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। स्टर्न गर्लक प्रयोग को विस्तार से समझाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो आज इसके एपिसोड में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।